this is Sheetal Vyas, and I welcome you all on my channel Learning with Sheetal Vyas. Friends, today we are going to continue with relative pronouns. This is the series of parts of speech. In our last two videos, we have tried to learn about different cases and different persons. We learned that three type of cases are there in modern English. These are subjective case, objective case, and possessive case. Here in this chapter, we will try to use these cases. A relative pronoun is a word that introduces a dependent or relative clause and connects it to an independent clause. As you know, सेंटेंस में दो तरह के क्लॉज होते हैं. एक इंडिपेंडेंट क्लॉज जो कि बिना किसी और वर्ड की या बिना किसी और क्लॉज की हेल्प के भी एक कंप्लीट सेंटेंस का सेंस देता है. दूसरा होता है डिपेंडेंट क्लॉज, जिसे हम रिलेटिव क्लॉज भी कहते हैं. डिपेंडेंट क्लॉज अकेला कभी भी कंप्लीट सेंस नहीं देता. इसे ज़रूरत होती है एक इंडिपेंडेंट क्लॉज की, ताकि वो अपना कंप्लीट सेंस बना सके. एंड एज द नेम सजेस्ट, अ रिलेटिव प्रोनाउन always relates the dependent clause to the other words of the sentence. जैसा कि हमें नाम से पता चल रहा है कि अगर ये रिलेटिव है तो ज़रूर किसी न किसी से रिलेट करता होगा. तो ये किससे रिलेट करता है? ये डिपेंडेंट क्लॉज को, यानी कि रिलेटिव क्लॉज को सेंटेंस के दूसरे वर्ड्स के साथ रिलेट करता है. रिलेटिव क्लॉजेस आर समटाइम्स रेफर्ड टू एज एग्जेक्टिव क्लॉजेस because they give us additional information about the subject of the independent clause they relate to. Like adjectives, these clauses in some way describe the subject. आप जानते हैं कि एडजेक्टिव जो होता है उसका रोल होता है कि वह हमेशा नाउन को डिस्क्राइब करता है या नाउन के बारे में कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन हमें देता है, नाउन या प्रोनाउन के बारे में. हियर वी कैन से सब्जेक्ट के बारे में. तो रिलेटिव क्लॉज जो होते हैं वो भी एडजेक्टिव क्लॉज की तरह ही बिहेव करते हैं और हमें सब्जेक्ट के बारे में कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन देते हैं. जस्ट हैव अ लुक इन दिस एग्जाम्पल. द बॉय हु इज स्टैंडिंग नियर द पोल गेव मी दिस पार्सल. हियर यू कैन सी जो अंडरलाइन क्लॉज है उसे हम एक बार independently read करते हैं. The boy gave me this parcel. You can see that this is the complete sentence. The boy gave me this parcel. But now जो bold वाला है that is who is standing near the pole. ये relative clause है, लेकिन इसका अपने आप में कोई complete meaning नहीं है. लेकिन जब ये दोनों क्लॉज आपस में जुड़ जाते हैं तो कौन सा सेंटेंस बनता है? द बॉय हु इज स्टैंडिंग नियर द पोल गेव मी दिस पार्सल. यहाँ पर हु जो वर्ड है यह है रिलेटिव प्रोनाउन, और यह रिलेटिव प्रोनाउन जो है वो किसको डिस्क्राइब करता है? बॉय को, और बॉय हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट है. सो व्हाट वी कैन से दैट इट रेफर्स टू एज रिलेटिव क्लॉज एडजेक्टिव क्लॉज जो कि सब्जेक्ट को डिस्क्राइब करता है. रिलेटिव प्रोनाउंस आर लाइक कंजंक्शंस, द वर्ड्स दैट जॉइन अ रिलेटिव क्लॉज टू इट्स मेन क्लॉज. पहले भी हमने ये डिस्कस किया है कि कंजंक्शंस जो होते हैं वो बहुत ही फेथफुल पार्ट्स ऑफ स्पीच है, क्योंकि ये हमेशा दो सेंटेंस को आपस में, दो वर्ड्स को आपस में, दो फ्रेजेस को या दो क्लॉजेस को ही आपस में ज्वाइन करती है. तो यहाँ पर जो कंजंक्शंस हैं वो रिलेटिव प्रोनाउन जो भी है वो भी एक तरह का कंजंक्शन है जो क्या करते हैं? दो क्लॉज को आपस में ज्वाइन करते हैं, रिलेट करते हैं डिपेंडेंट क्लॉज को मेन सेंटेंस के दूसरे पार्ट से. नाउ हियर वी शुड डिस्कस सम टेक्निकल पॉइंट्स विच आर नेसेसरी टू अंडरस्टैंड द relative pronoun. So the first is phrase. A phrase is a group of words that is a part of rather than the whole of a sentence. Phrase क्या है?
फ्रेज ग्रुप ऑफ वर्ड्स है किसी भी सेंटेंस का। यह एक पार्ट हो सकता है सेंटेंस का, लेकिन यह एक कंप्लीट सेंटेंस नहीं बनाता। फ्रेज कभी भी कंप्लीट सेंटेंस नहीं बनाता। देयर आर 8 कॉमन टाइप्स ऑफ फ्रेजेस: नाउन, वर्ब, gerund, infinitive, appositive, participle, prepositional and absolute। फ्रेजेस के बारे में डिटेल में हम किसी लेक्चर में पढ़ेंगे। यहाँ पर हम इसका इतना समझते हैं कि फ्रेज का अपना कोई सब्जेक्ट और वर्ब कंप्लीट नहीं होता, इसलिए यह कभी भी एक कंप्लीट सेंटेंस नहीं बना सकता। यह सेंटेंस का एक पार्ट होता है। This is only a part rather than the whole of a sentence. Here are some examples. The lost puppy. Now you cannot get any idea or any complete idea with these group of words. The lost puppy. But what do you want to say about the lost puppy? That is not clear. Next, the highest peak. Now we can understand that there is something about the highest peak, but we don't know that what is the meaning of this highest peak. What do you want to say about this highest peak? The next, a dancing girl. But what the dancing girl is doing? Does she doing dance or she is doing something else? She has won some prize or something else. We don't know the complete information about this dancing girl. Next, was waiting. Who is waiting or who was waiting? Why he was or she was waiting? We don't know. Any information is not given with these group of words. So, the above group of words are actually parts of some sentences, but they do not give us a complete sense. So we can understand that a phrase is a group of words that is a part of rather than the whole of a sentence. Now the next term is clause. A clause is a basic unit of grammar. Clause is the basic unit of grammar. ग्रामर में जब भी हम सेंटेंस के पार्ट पढ़ते हैं तो क्लॉज बेसिक यूनिट है। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कंटेन्स अ वर्ब एंड often subject, object, complement and adjunct is called a clause. जब भी हम कभी क्लॉज के बारे में पढ़ते हैं तो क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, बट इस ग्रुप ऑफ वर्ड्स में वर्ब होती है, उसका सेंटेंस उस क्लॉज का सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट और कई बार एडजंक्ट भी होता है। एडजंक्ट क्या होते हैं? एडजंक्ट इज समथिंग दैट इज एडेड टू समथिंग एल्स बट इज नॉट एसेंशियल टू इट। यानी हमने जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी है उसे हम एडजंक्ट कहते हैं। एडजंक्ट उस क्लॉज को कंप्लीट करने के लिए एसेंशियल नहीं है बल्कि एडिशनल इंफॉर्मेशन है। तो क्लॉज में वर्ब और सब्जेक्ट का होना कंपल्सरी है, लेकिन एडिशनली उसमें ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है और एडजंक्ट भी हो सकता है। अ सेंटेंस कंसिस्ट ऑफ वन और मोर क्लॉजेस। किसी भी सेंटेंस के एक से ज्यादा क्लॉज भी उसमें हो सकते हैं। वो क्लॉज दोनों डिपेंडेंट हो सकते हैं या एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज भी हो सकता है। दोनों क्लॉज इंडिपेंडेंट भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द सेंटेंस इफ यू कैन हेल्प प्लीज गेट इन टच। दिस सेंटेंस हैज टू क्लॉजेस। द फर्स्ट क्लॉज इज if you can help, then please get in touch. So here we have seen that clauses are the basic units of grammar, and in a clause this is a group of words which contains a verb and often subject, object, complements and other adjunct. Now the next technical term is antecedent. Meaning of antecedent is someone or something existing और हैपनिंग बिफोर। मतलब कुछ ऐसा, चाहे वो इंसान हो यानी पर्सन हो, समवन और समथिंग, जो या तो किसी घटना के पहले है या किसी शब्द के पहले है। यहाँ पर हम ग्रामर में कहेंगे शब्द के पहले। सो इन ग्रामर एंटीसीडेंट मीन्स अ वर्ड और अ फ्रेज दैट अ प्रोनाउन रेफर्स बैक टू। प्रोनाउन जिसके बारे में बता रहा है उस वर्ड को
हम एडजंक्ट कहते हैं, या उस फ्रेज को हम, सॉरी नॉट एडजंक्ट, एंटीसीडेंट कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, सुमित said he will come tomorrow. Here you can see that in the above sentence, Sumit is the antecedent of he. क्योंकि ये ही एक प्रोनाउन है और वो किसको रेफर कर रहा है? सुमित को रेफर कर रहा है. दैट्स वाई ही का जो एंटीसीडेंट है वो सुमित है. नेक्स्ट सेंटेंस, द बॉय हु वॉन द मैच वॉज वेरी हैप्पी. In the above sentence, the boy is the antecedent of pronoun who. Who को जो who किसके बारे में बात करता है? The boy के बारे में. इसीलिए the boy जो है वो who का antecedent है. हमें क्या ध्यान रखना है? That use antecedent immediately before the relative pronoun referring to it. ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है. हमें ध्यान रखना होगा कि जब भी हम एंटीसीडेंट और रिलेटिव प्रोनाउन को जोड़कर एक सेंटेंस बनाते हैं, तब एंटीसीडेंट जो होता है वो इमीडिएटली रिलेटिव प्रोनाउन से पहले आना चाहिए. जितना कम डिस्टेंस होता है हमारा सेंटेंस उतना ही क्लियर बनता है. फॉर एग्जाम्पल, द टीम वॉन द मैच हु वॉज इन ब्लू यूनिफॉर्म. नाउ हियर यू कैन सी, यहाँ पर हु जो है वो मैच के जस्ट बाद में आया है, तो ऐसा लग रहा है द टीम वॉन द मैच हु वॉज इन ब्लू यूनिफॉर्म. क्या मैच ब्लू यूनिफॉर्म में था? डेफिनेटली नॉट. हम बात कर रहे हैं उस टीम की जो ब्लू यूनिफॉर्म में थी. इसलिए जो फर्स्ट सेंटेंस है ये इनकरेक्ट है. करेक्ट सेंटेंस को रीड करती हूँ. द टीम हु वॉज इन ब्लू यूनिफॉर्म won the match. Now it is more clear that we are talking about the team who was in the blue uniform and won the match. तो यहाँ पर जब हमने एंटीसीडेंट को यानी कि द टीम को हु से काफी दूर प्लेस कर दिया, जिसके बीच में कौन से वर्ड्स आ गए? वॉन द मैच. तो ऐसा लगता है जैसे कि हम मैच के बारे में बात कर रहे हैं कि मैच ब्लू यूनिफॉर्म में है, बट दैट इज रॉन्ग कॉन्सेप्ट. द करेक्ट वन इज द टीम who was in the blue uniform won the match. So we should take care that we will use antecedent immediately before the relative pronoun referring to it. Let us see the next one. Defining and non-defining relative clauses. This is also a very important technical term. A defining relative clause is essential in the sentence as it gives essential information about some noun. Defining relative clause वो होता है जो सेंटेंस का एक essential part है और यह किसी भी सब्जेक्ट या नाउन के बारे में एसेंशियल इंफॉर्मेशन देता है. हम इसको स्किप नहीं कर सकते. ये डिफाइनिंग है यानी ये बहुत एसेंशियल है. दिस इंफॉर्मेशन इज एसेंशियल टू अंडरस्टैंड हु और व्हाट इज रेफर्ड टू. इस एसेंशियल इंफॉर्मेशन से ही हमें पता चलता है कि हम किसके बारे में क्या बात कर रहे हैं. मोस्ट ऑफन अ रिलेटिव क्लॉज कम्स जस्ट आफ्टर द नाउन इट डिफाइंस. अभी हमने जस्ट देखा कि एंटीसीडेंट और रिलेटिव प्रोनाउन को साथ में आना चाहिए जस्ट उसके बाद में. तो जनरली ऐसा ही होता है कि रिलेटिव क्लॉज भी जो होता है वो जिस नाउन के बारे में बात कर रहे हैं हम उसके जस्ट बाद में आता है क्योंकि ये उसका एसेंशियल पार्ट है. एज इट इज द एसेंशियल पार्ट ऑफ द सेंटेंस and can't be omitted, so there is no need to use a comma to separate this clause. This is very important trick to get to understand that this clause is defining or non-defining. अगर हम defining clause की बात करते हैं तो वो essential part है. अगर हम सेंटेंस में से उस डिफाइनिंग क्लॉज को हटा लेंगे तो सेंटेंस का कंप्लीट मीनिंग नहीं बनेगा. क्योंकि ये एसेंशियल पार्ट है सेंटेंस का, इसलिए हम इसे कॉमा लगाकर उसको मेन सेंटेंस से सेपरेट नहीं कर सकते बिकॉज ये खुद मेन सेंटेंस का ही पार्ट है. फॉर एग्जाम्पल, माई सिस्टर हु लिव्स इन मुंबई इज गोइंग टू ओपन अ बुटीक. हियर मैंने कहा कि मेरी सिस्टर जो मुंबई में रहती है वो एक बुटीक ओपन करने वाली है. इस सेंटेंस से हमें क्या आइडिया मिलता है? The underlined clause, that is
who lives in Mumbai is a defining clause and it is essential to use as you have more than one sisters and the one who lives in Mumbai will open the boutique, not the another one. तो यहाँ पर क्या आइडिया है? यहाँ पर हम ऐसा सोच सकते हैं कि जो स्पीकर है जो अपनी सिस्टर के बारे में बता रहा है उसकी मोर देन वन सिस्टर है और वो ये क्यों बता रहा है कि हु लिव्स इन मुंबई, क्योंकि उसके पास दो या दो से ज़्यादा बहन हो सकती है, एक से ज़्यादा बहन है और वो अपनी उस बहन की बात कर रहा है, उस सिस्टर की बात कर रहा है जो मुंबई में रहती है, उसने बुटीक खोला है, न कि किसी और सिस्टर ने। तो अगर इस सेंटेंस में से हु लिव्स इन मुंबई हटा दिया जाए तो एक कंफ्यूजन होगा कि स्पीकर की कौन सी सिस्टर ने बुटीक ओपन किया है। तो इसका मतलब इस सेंटेंस में यह कंप्लीटली बताने के लिए या क्लियरली डिस्क्राइब करने के लिए कि मेरी कौन सी सिस्टर ने, स्पीकर की कौन सी सिस्टर ने बुटीक खोला है, हु लिव्स इन मुंबई, ये इसका एसेंशियल पार्ट है। सो हियर without this clause it is not possible to give the complete information in this sentence. Now let us have a look about non-defining relative clause. On the other hand, a non-defining relative clause is an additional information given related to the noun being referred to. यहाँ पर noun के लिए जो अब हमने जो information दी है नॉन डिफाइनिंग क्लॉज में, वो एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है। इस इंफॉर्मेशन के बिना भी काम चलाया जा सकता है, मीन्स सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। दिस क्लॉज इज नॉट एसेंशियल फॉर द सेंटेंस, इट कैन बी ओमिटेड इफ रिक्वायर्ड। अगर आपको बोलना ज़रूरी नहीं है तो आप नॉन डिफाइनिंग क्लॉज को सेंटेंस में से ओमिट कर सकते हैं, एज इट इज नॉन एसेंशियल पार्ट ऑफ or the optional part of the sentence. It will be separated with a comma to the rest of the sentence. यहाँ पर जब हम रिटर्न इंग्लिश की बात करेंगे तब हम कॉमा की बात करेंगे, लेकिन जब हम बोल रहे होते हैं तो स्पीकिंग करते वक्त हमें एक छोटा सा पॉज लेना होता है। सो फॉर एग्जाम्पल लेट्स हैव अ लुक टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल, दैट इज माई ओनली सिस्टर who lives in Mumbai is going to open a boutique. Here, it is clear that you have only one sister, so it is not essential to add that who lives in Mumbai. Whether your sister is living in Mumbai or Kolkata, it is correct information that the sister, which is your only sister, is going to open a boutique. This is a single person who is going to open a boutique. So there is no confusion about it. That's why who lives in Mumbai is a non-essential clause or additional information given about the sister. Here we will separate it with the help of comma. One another important thing to remember is that defining clause, while speaking we can replace who and which with that, but in non-defining clause we cannot replace who or which with that. इसके बारे में हम और डिटेल में तब पढ़ेंगे जब हम that का यूज पढ़ेंगे, बट हियर लेट मी क्लियर कि जब डिफाइनिंग क्लॉज के बारे में हम बात करें तो जब हम स्पीकिंग में यूज़ करते हैं उसे बोलते वक्त हम हु और विच को दैट के साथ रिप्लेस कर सकते हैं, लेकिन नॉन डिफाइनिंग क्लॉज में ये पॉसिबल नहीं है। हम हु और विच को दैट से रिप्लेस नहीं कर सकते जब नॉन डिफाइनिंग क्लॉज हो। नाउ हियर इट इज़ अ टेबल. You can see that I have tried to explain it, that there are some relative pronouns like who, whom, whose, which and that. Even sometimes there is no need of relative pronoun. What are the uses? Who is used mostly for people and sometimes for pet animals. These are who is used in defining as well as in non-defining clauses. Whom is also used for people but in formal style or in writing. आजकल हम who को रिप्लेस कर देते हैं who के साथ. whom
और whom को रिप्लेस कर देते हैं who के साथ, क्योंकि मॉडर्न इंग्लिश में जब हम स्पीकिंग की बात करें तो उसमें whom का यूज इतना ज़्यादा प्रिवेलेंट नहीं है। लेकिन जब whom जो है वो किसी ऑब्जेक्ट के रूप में यूज होता है, यानी जब हम इसको किसी प्रीपोजिशन के साथ यूज करते हैं तब स्पेशली हम इसको हु के साथ रिप्लेस कर देते हैं। हालांकि यूज में थोड़ा डिफरेंस रहता है जो हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे, बट इन जनरल कन्वर्सेशन हम इसको यूज नहीं करते हैं। हालांकि ग्रामेटिकली यह करेक्ट है। डिफाइनिंग और नॉन डिफाइनिंग दोनों ही क्लॉज में हुम का यूज होता है। हुज एक पॉजेसिव केस है जो कि पॉजेसिव सेंस में ही यूज होता है, स्पेशली फॉर पीपल और समटाइम्स फॉर एनिमल्स भी ये यूज किया जाता है। फॉर थिंग्स ऑल्सो इन सम फॉर्मल सिचुएशन, जनरली हम विच का यूज करते हैं थिंग्स के लिए, बट कहीं कहीं पर हम हुज का यूज भी करते हैं। डिफाइनिंग और नॉन डिफाइनिंग दोनों ही क्लॉज के लिए हुज का यूज किया जाता है। नाउ विच जो है वो एनिमल्स और थिंग्स के लिए स्ट्रिक्टली यूज होता है और डिफाइनिंग एंड नॉन डिफाइनिंग क्लॉज में भी यूज होता है, स्पेशली जब ये होल सेंटेंस को रेफर कर रहा हो। दैट का यूज पीपल, एनिमल, थिंग और इनफॉर्मल सेंटेंसेस में किया जाता है, लेकिन दैट का यूज नॉन डिफाइनिंग क्लॉज में कभी नहीं होता। इसका यूज केवल डिफाइनिंग क्लॉज में ही होता है। नो रिलेटिव प्रोनाउन, when the relative pronoun defines the object of the clause then generally we omit it, और ये सिर्फ डिफाइनिंग सेंटेंसेस में या डिफाइनिंग क्लॉजेस में ही पॉसिबल है। इसके बारे में डिटेल में हम वन बाय वन पढ़ेंगे, जिसमें हम हु, whom, whose, which, that एंड द सिचुएशन वेयर रिलेटिव प्रोनाउन इज नॉट एसेंशियल, ये सारी सिचुएशन को हम विद एग्जाम्पल नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। Today we have learned about some technical terms which we are going to use during our lecture of relative pronoun. I hope it is clear now that what is the difference between phrase and clause, what is antecedent, and what is the difference between defining and non-defining clause. In our next lecture, we will try to just understand about different uses of these relative pronoun. Till then, have a nice day. Jai Hind everyone.